अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने चंद पीसीबीज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने असेंबल किए हैं, सोल्डरिंग वगैरह करनी बाकी है। बाकी मैंने 5-6 पे सोल्डरिंग वगैरह करके देखी है, काफ़ी अच्छी पीसीबी है। और अगर पीसीबी की बात की जाए फ्रंट साइड की, आप यहाँ पे फ्रंट साइड पे देख सकते हैं हर चीज़ इसके ऊपर मेंशन है। पीसीबी क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और यहाँ पे इसकी प्रिंट क्वालिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रिंट भी इसका काफ़ी बेहतर है। सोल्डरिंग वगैरह मैंने करके देखी है, काफ़ी अच्छी जो है ना इसके ऊपर सोल्डरिंग हो जाती है। अब ये मैं सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ पीसीबी, अगर वो कहेंगे तो मैं जहाँ से मैंने पीसीबी ख़रीदी है मैं उनका नंबर भी दे दूँगा। अगर आप मुझसे बाय करना चाहें, मेरे पास सिर्फ फ़िलहाल सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे 20 पीस मंगवाए थे। 10 पीस मेरे सोल्ड हो चुके हैं, 10 पीस मेरे अभी रहते हैं। तो उन्हें मैंने 5 मैंने असेंबल किए। अगर कोई भाई लेना चाहे तो 5 अभी असेंबल हैं और 5 फ़िलहाल असेंबल नहीं किए। अगर कोई भाई लेना चाहे तो वो रब्ता कर सकता है। अगर किसी भाई को ज़्यादा तादाद में मंगवाने हैं तो वो मुझसे रब्ता करे। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो में बताऊँ तो 0346 0395 773 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपके व्हाट्सएप का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है, उन कारीगर हजरात के लिए जो कहते हैं हम नया स्टार्टअप लेना चाहते हैं। हम पहले मोबाइल रिपेयर का काम करते थे, हम वीएफडी का काम करते थे, हम यूपीएस का काम करते हैं, हम स्टेबलाइज़र का काम करते हैं, हम जो है अब इन्वर्टर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है कि ये पीसीबी वो ख़रीद लें। ये काफ़ी सस्ती पीसीबी मिल जाती है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी बेहतर है। ये वाली वो पीसीबी ख़रीद लें, 5-10 पीस ख़रीद लें सैंपल के लिए, 10 ख़रीद लें, 20 ख़रीद लें, 25 ख़रीद लें, जितना उनका बजट है। तो उसके बाद वो इसके ऊपर कंपोनेंट्स वगैरह लगाएं और इसे चला के देखें। अगर उनके पास ये कामयाब हो जाती है, उनको बनाने का तरीका आ जाता है। बहरहाल बनाना इसे बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है हर चीज़। अगर किसी को असेंबल की हुई चाहिए तो ये असेंबल की हुई भी यहाँ पे आप लोगों को मिल सकती है। अगर किसी को भाई को ख़ुद असेंबल करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से असेंबल की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की, यहाँ पे क्या लगाना है। बाज़ दोस्त ये पूछते हैं, यहाँ पे आप कनेक्टर वगैरह लगा सकते हैं। कनेक्टर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को कनेक्टर मिल जाएंगे, तो आप ये वाले कनेक्टर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कनेक्टर नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नीचे से इसका सुराख थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे वायर लगा के नीचे से सोल्डिंग करके बाहर की जानिब इस तरीके से बाहर की जानिब आप यहाँ पे कनेक्टर लगा लें, तो उसमें आप यहाँ पे वायर वगैरह लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर इनपुट आप इसे कितनी दे सकते हैं। सोलर इनपुट आप इसे 450 वोल्ट तक दे सकते हैं। वो डिपेंड होता है आपके कैपेसिटर के ऊपर, क्योंकि यहाँ से जितना भी सोलर का करंट आता है वो इस कैपेसिटर के अंदर चला जाता है। कैपेसिटर आप 350 वोल्ट का लगाएंगे तो आप सिर्फ इसे ज़्यादा से ज़्यादा 350 वोल्ट दे सकते हैं। कैपेसिटर अगर आप 450 वोल्ट का लगाएंगे तो आप 450 वोल्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 220 वोल्ट का कैपेसिटर मौजूद है, 220 और 300 EF का मौजूद है फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ कैपेसिटर को 3 कैपेसिटर मज़ीद यहाँ पे ऐड करके उन्हें सीरीज़ में करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके जो है ना 400 वोल्ट तकरीबन बन जाएगी। 400 वोल्ट और 300 EF उसके हो जाएंगे, यानी सीरीज़ में वो कैपेसिटर जो है वोल्टेज डबल हो जाते हैं। सीरीज़ में अगर आप करके लगाएंगे तो आप 220 भी यहाँ पर लगा सकते हैं कैपेसिटर। अब बात करते हैं कि इसे असेंबल किया जाए कैसे करें। तो यहाँ पे आपको एक डिस्चार्ज कैपेसिटर लगाना पड़ता है 400 वोल्ट 10 UF। कोई भी कैपेसिटर आप यहाँ पे लगा लें, अगर ना लगाएं तो अब भी ये पीसीबी चल जाती है। बाज़ दोस्तों के पास स्टार्टअप में नहीं होता तो ना लगाएं तब भी चल जाती है। तो उस कैपेसिटर का काम होता है कि इन बड़े मेन कैपेसिटरों को जो है ना डिस्चार्ज करता है वो। अब यहाँ पे बात की जाती है ये तार, ये यहाँ पे निशान किस तरीके का है। यहाँ पे आपने जंपर वायर लगानी है। आप यहाँ पे कोई भी सिल्वर कलर कॉपर के लगा दें, सिल्वर के लगा दें, आपके पास जो भी तार मौजूद है आप यहाँ से यहाँ पर एक मोटी तार का जंपर लगा दें ताकि वो ख़राब ना हो। यहाँ से यहाँ पर ये निशान आपको दिखाई दे रहा होगा वाइट लाइन, यहाँ पर भी जंपर लगाना है, यहाँ पर भी जंपर लगाना है। और अब बात करते हैं IGBT की। IGBT आप यहाँ पे 75T60 लगा सकते हैं, 80H पैड लगा सकते हैं, 40T 120 लगा सकते हैं। आप यहाँ पे IGBT लगा सकते हैं। हाई पावर का आप लगाएंगे तो वो उतने किलोवाट में बन जाएगा, यानी अगर आप 40T 120 लगा रहे हैं, 80H पैड लगा रहे हैं, वो 7-10 किलोवाट का बन जाएगा। अगर आप 75T लगा रहे हैं तो वो 5 kVA का बन जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर, अगर आप एक कैपेसिटर भी लगाएं 400 वोल्ट 2200 UF का तो आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कनेक्टर लगा दें, जम्मा के साथ लगा दें कैपेसिटर की, माइनस के साथ आप कैपेसिटर की लगा सकते हैं।
हीट सिंक इसके अंदर 5 इंच का लगता है। अगर आपके पास 6 इंच का है तो वो और भी बेहतर है, आप उसमें सुराख करके 6 इंच का लगा दें। तो उसका ये फ़ायदा होगा, जब आपको जो है तजर्बा हो जाएगा, आपको अब फिर लगे कि ये क्वालिटी जो है मेरे लिए बेस्ट नहीं है, अब मैं एक क्लाइंट को नहीं दे सकता, तो आप उसी हीट सिंक को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वो 6 इंच का होगा। तो यहाँ पे लगती है एक सीटी कॉयल। कैसी होती है देखने में, तो अभी मैं आपको यहाँ पे सीटी कॉयल भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये सीटी कॉयल है, इसका नंबर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैमरा यहाँ पे फोकस कर ले। कैमरा फोकस नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका नंबर है। इस नंबर से आप सीटी कॉयल जो है ले सकते हैं। हर इलाके में इलाके की शॉप के ऊपर बात है। अगर आपके पास इलाके में ज़्यादा शॉप्स हैं तो आपको ये 100, 80, 85 रुपये तक मिल सकती है। लेकिन अगर आपके इलाके में दुकानें नहीं हैं, आप कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं, तो आपको तकरीबन 100 रुपये, 80 रुपये ये डिलीवरी चार्जेस लगा के आपको 100, 110 रुपये में ये आपको पड़ जाती है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 41 48 ज़रब 4। मतलब ये है कि यहाँ पे आपने 41 48 लगाना है, और उसकी जो जमा वाली साइड है, जिसे आमतौर पर हम जमा वाली साइड कहते हैं, जिसके ऊपर निशान लगा होता है, वो आपने ये निशान आपने भरा हुआ दिख रहा है आपको, फिल हुआ निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पे वो निशान रख देना है। अब यहाँ पे ये 15 वोल्ट का ज़ीनर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ज़ीनर यहाँ पे लगाना है, 41 48 लगाना है। अब बात करते हैं, बहुत से दोस्तों को ये समझ नहीं आती कि ये 5R6 क्या लिखा हुआ है। 5R6 तो इसका मतलब होता है 5.6 ओहम, 5.6 ओहम। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो वो कैसी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के आपने रेजिस्टेंस वगैरह लिखी होंगी। ओहम का मतलब होता है ये वाला, आर का मतलब होता है ये वाला, ये ओहम का निशान ये होता है ना, तो ये वाले निशान यहाँ पे बेसिकली ये बना नहीं सकते, क्योंकि वो निशान जो है जल्दी मिट जाता है। तो वो एक तो देखने में भी बुरा लगता है और मिट भी जाता है। तो साइंटिफिकली यहाँ पे 5R6 लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे 5.6 को हम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 10 के लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 10 के तो आपने यहाँ पे लिखी हुई होती है। यहाँ पे अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपने डब्बे के ऊपर लिखा ही होता है कि 10 के की रजिस्टेंस इसके अंदर मौजूद है, तो आप वो लगा सकते हैं। अब बारी कर आती है यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लगाना, मैंने आपको बता दी। जो लिखी हुई है आपने बिल्कुल वैसे ही लगा देनी है। इसकी बेस भी काफ़ी अच्छी है, 3 के 3 यानी 3.3। 10 के मतलब 10 के यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगानी है। 560 आर का मतलब होता है ओहम, 560 ओहम की आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा लेनी है। अब यहाँ पे आईसी की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे LM358 भी लगा सकते हैं, LM393 भी लगा सकते हैं, दोनों की तरफ। लेकिन अगर आप यहाँ पे LM358 लगाएंगे तो उसका मकसद ये होता है कि ये वार्ड को कंट्रोल करता है। LM393 यहाँ पे अगर आप दोनों पे लगा देंगे तो वो वार्ड शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे 10 आर यानी 10 ओहम, 4 के साथ यानी 4.7 के। अगर दरमियान में आर आ रहा है तो इसका मतलब ओहम लगेगी, अगर दरमियान में के आ रहा है तो इसका मतलब के लगेगी। अगर यहाँ पे देखें 270 आ रहा है तो इसका मतलब 270 ओहम लगेगी। अगर यहाँ पे 10 के आ रहा है तो इसका मतलब 10 के यहाँ पे लगेगी। तो अब बारी आती है इसमें 78.5 कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये काम जो लाजमी करना है कि यहाँ पे आपने ये जो जंपर हैं इनको पहले लगा देना है। आईसी बेस लगाने से पहले मेन आईसी की आपने बेस लाजमी लगानी है, क्योंकि अगर आईसी आपका ख़राब हुआ या आईसी में कोई मसला हुआ तो आप उसे आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। आईसी बेस की बात की जाए तो यहाँ पे एक पीसीबी मेरे पास पड़ी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इस तरीके की आपने आईसी बेस लाजमी लगानी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप आईसी को निकालते वक्त या डालते वक्त आसानी होती है। अगर आईसी वगैरह ख़राब हो जाए या कोई मसला आ जाए तो आईसी को निकालने में आसानी होती है। अब यहाँ पे क्रिस्टल आप देख सकते हैं कौन से नंबर का लगेगा, 7.3728 का यहाँ पे क्रिस्टल लगता है। क्रिस्टल यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये इस तरीके का होता है। तो ये आपको जहाँ से आप पीसीबी लेंगे वहीं से आपको ये क्रिस्टल भी मिल सकता है। इस तरीके से आप यहाँ पे असेंबल की हुई पीसीबी यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात ही करते हैं कोयल की। कोयल के लिए भी आप यहाँ पे कनेक्टर लगा लें, वो बेस्ट है। कनेक्टर लगा के आप कोयल को जो है साइड पे लगा के यहाँ पे कनेक्टर के थ्रू उसके लगा सकते हैं। तो ये थी पीसीबी की असेंबलिंग के ऊपर बात। अब जो है
थोड़ा मोटा मोटा आपको बता दूं तो जैसे आप यहाँ पे आपने असेंबल कर ली 5 वाट की, 1 ओम में आपने रेजिस्टेंस लगानी है। ये वाली रेजिस्टेंस जिस तरीके का आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 1 ओम, आप 4 लगा दें तो 1.5 आधा ओम बच जाएगा तकरीबन, तो वो आप यहाँ पे लगा लें। 1 ई का मतलब होता है 1 ओम। अब यहाँ पे आर इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि आर का मतलब भी ओहम ही होता है, आर भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 ई यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 1 ओहम। यहाँ पे आपने 1 ओहम लाजमी लगानी है। अगर आप 1 ओहम नहीं लगाएंगे तो आपका सर्किट जो है काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन इतना अच्छा ख़ास जो है ना परफॉर्मेंस नहीं होगी। 1 ओहम आपने लाजमी लगानी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे 14 वोल्ट की सप्लाई देनी है। 14 वोल्ट अगर आपके पास 2 एम्पियर की सप्लाई है तो आप यहाँ पे फ़ैन भी लाजमी फ़ैन इसी के थ्रू चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1 एम्पियर की सप्लाई है तो 1 एम्पियर की सप्लाई के साथ आप यहाँ पे फ़ैन नहीं चला सकते। तो फ़ैन के लिए, पंखे के लिए आपको जो है 12 वोल्ट का पंखा जो आप यहाँ पे लगाते हैं, बाद आप पूछेंगे कि पंखे क्यों चलाना है, तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लगाया हुआ है, इस पंखे को चलाने के लिए फिर आपको मज़ीद एक सप्लाई और लगानी पड़ेगी 1 एम्पेयर वाली। तो मेरे पास यहाँ पे 14 वोल्ट 2.5 एम्पेयर की यहाँ पे पावर सप्लाई मौजूद है, तो ये एक पावर सप्लाई भी काफ़ी है सर्किट और पंखे को चलाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपने 14 वोल्ट यहाँ पे दे दिए, तो यहाँ पे आपने पिन नंबर 1 के ऊपर जो है 5 वोल्ट कन्फर्म करने हैं। आपने माइनस वाली तार यहाँ पे ही इसके 78.5 की हीट सिंक पे लगानी है, और प्लस वाली तार जो है ना आपने इस आईसी की पिन नंबर 1 पे लगानी है। और डीसी वोल्टेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उस पर अगर आपको 5 वोल्ट कन्फर्म आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं, उसके बाद आपने 14 वोल्ट की सप्लाई निकाल के आईसी लगा के उसके बाद आप एलसीडी लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपके 14 वोल्ट कन्फर्म नहीं है, वो 5 वोल्ट कन्फर्म नहीं है, 14 के 14 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप 78.5 अपना चेंज करें। 78.5 चेंज करने के बाद आपके ये जो है 14 वोल्ट कन्फर्म हो जाएंगी। अब दूसरा मसला ये आता है कि 78.5 जो है गर्म होता है, आईसीबी नहीं लगा हुआ, तो लेकिन 78.5 को जैसे आप हाथ लगाते हैं आपका 78.5 जो है गर्म होता है। तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है ये कैपेसिटर 100 यूएफ का जो 78.5 के बिल्कुल पास में लगा हुआ है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो, शॉर्ट हो, तब ये 78.5 ख़राब होता है। आईसी ख़राब नहीं होता, अक्सर औकात ख़राब हो जाता है, लेकिन बाज़ औकात जो है ना, अक्सर चांस मेरे साथ ऐसे ही हुए हैं कि आईसी बच जाता है, सिर्फ 78.5 जो है ना गर्म हो जाता है। तो मैं आईसी निकाल के मैंने ट्रेस वगैरह किया तो ये ख़राब था, मैंने यहाँ से कैपेसिटर चेंज किया, फिर अपने 5 वोल्ट कन्फर्म करके यहाँ पे आईसी लगाया है, तब जो है हमारा 78.5 गर्म नहीं हुआ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे बेस जो है चेक करनी है। आपने यहाँ पे माइनस वाली तो आपने यहाँ पे 220 सीरीज़ से आपने यहाँ पे इसे करंट देना है। सीरीज़ में आपने सबसे पहले चेक करना है। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि बेस प्रॉब्लम को कैसे चेक किया जाए, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया कि बेस को जो है ना किस तरीके से चेक किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।